आज यह सीटेट की हमारी साइकोलॉजी की 6th क्लास है और आज का हमारा टॉपिक है वंशानुक्रम व वातावरण। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सीटेट के हिंदी साइकोलॉजी में, मैथ्स पेडागोजी में, ईवीएस में, मतलब सभी सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं। एक दो क्वेश्चंस अवश्य आता ही आता है। तो चलिए आज देखते हैं वंशानुक्रम और वातावरण। तो वंशानुक्रम और वातावरण के कुछ नियम हैं, वो देखते हैं कि कौन कौन से हैं। फर्स्ट है आपका जैव सांख्यिकी का नियम। यह किसने दिया था आपका? तो यह दिया था आपका लेमार्क ने। किसने? लेमार्क ने। दूसरा आपका अर्जित गुणों के अवितरण का नियम और अर्जित गुणों के वितरण का नियम। तो अर्जित गुणों के अवितरण का नियम किसने दिया? वो दिया था आपका वीजमैन ने। और वितरण का नियम किसने दिया? तो वो दिया था आपका मैकड्यूगल ने। किसने? मैकड्यूगल या हैरिसन। दूसरा मूल बीजाणु की निरंतरता का नियम, वो किसने दिया था? तो वो दिया था आपका बीजमैन ने। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अर्जित गुणों के अवितरण का नियम। मैं आपको पीछे भी बता चुकी हूँ। अर्जित गुणों के अवितरण का नियम आपका किसने दिया था? तो ये किसने दिया था आपका? बीजमैन ने। यह सिद्धांत बीजमैन ने दिया है। इसे सिद्ध करने के लिए वह चूहों की कई पीढ़ियों तक पूंछ काटता है, फिर भी पीढ़ी में चूहा बिना पूंछ के पैदा नहीं होता। बीजमैन ने निष्कर्ष निकाला कि अर्जित गुणों का वितरण या संक्रमण नहीं होता। अर्जित गुणों के अवितरण का नियम दिया था आपके बीजमैन ने। और इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया था? ये आपके यूपी टेट में आ जाता है, चूहे पर। इन्होंने क्या किया कि चूहे की कई पीढ़ियों तक पूंछ कट करते रहे, लेकिन उसके बाद भी चूहा जो है बिना पूंछ का पैदा नहीं हुआ। ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि अर्जित गुणों का वितरण या संक्रमण नहीं होता। यह सिद्धांत किसने दिया था? वीजमैन ने दिया था। और इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया? चूहे पर किया। इन्होंने क्या किया कि कई पीढ़ियों तक ये चूहे की पूंछ कट करते रहे, लेकिन उसके बाद भी चूहा बिना पूंछ का पैदा नहीं हुआ। तब इन्होंने कहा कि अर्जित गुणों का वितरण या संक्रमण नहीं होता। तो जिन अर्जित गुणों का वितरण या संक्रमण नहीं होता, वही क्या होता है? अवितरण का नियम। और अर्जित गुणों के अवितरण का नियम किसने दिया? वो दिया आपका बीजमैन ने। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अर्जित गुणों के वितरण का नियम। तो अब इन्होंने क्या कहा? बाप के अर्जित गुण संतानों में वितरित या संक्रमित होते हैं। कुछ गुण ऐसे होते हैं जो दूसरी पीढ़ी में पहुंच जाते हैं, जैसे माता पिता से बच्चों में। मूल आधार ये है कि प्रकृति से या वातावरण से अनुकूलन के दौरान एक जीव कुछ परिवर्तन करता है। धीरे धीरे यह परिवर्तन उसके पैतृक में चला जाता है तथा उसकी आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित हो जाता है। मतलब कि इन्होंने कहा कि जब इंसान वातावरण में रहता है तो वातावरण में अनुकूलन के दौरान उसे वातावरण से ही कुछ परिवर्तन मिलते हैं और वो जो परिवर्तन हैं वो आगे की पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इस सिद्धांत की मूल प्रेरणा चार्ल्स डार्विन के उत्तम जीविता से ली गई है। ये जो अर्जित गुणों के वितरण का नियम है, इसकी जो सिद्धांत की प्रेरणा है वो किससे ली गई है?
चार्ल्स डार्विन के उत्तम जीविता के नियम से ली गई है। उत्तम जीविता का चार्ल्स डार्विन ने उन्होंने नियम दिया था, जहाँ से इन्होंने अर्जित गुणों के वितरण का नियम की मूल धारणा ग्रहण की। इन्होंने क्या ग्रहण की कि वातावरण में इंसान अनुकूलन के दौरान वातावरण से कुछ परिवर्तन जो है ग्रहण कर लेता है और फिर वो आगे आने वाली पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसे ही अर्जित गुणों के वितरण का नियम कहा। लैमार्क ने यह प्रयोग किस पर बताया? जिराफ पर किया। मैकड्यूगल ने किस पर किया? चूहे पर किया। हैरिसन ने किस पर किया? हैरिसन ने किया आपका कीट पतंगों पर। अर्जित गुणों के वितरण के नियम के लिए 3 प्रयोग किस किस ने किए? एक लैमार्क ने, एक मैकड्यूगल ने, एक हैरिसन ने। हैरिसन ने किस पर किया था? कीट पतंगों पर। मेन जो है आपका वो है आपका ये मैकड्यूगल का। ठीक है, ये आप याद कर लेना अच्छे से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वंशानुक्रम का जैव सांख्यिकी का नियम। अब इस नियम के प्रतिपादक कौन है? तो ये जो वंशानुक्रम का जैव सांख्यिकी का नियम है, इसके प्रतिपादक हैं आपके गॉल्टन महोदय जी। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे में माँ बाप से 1/2 गुण आते हैं, दादा दादी से 1/4 गुण आते हैं और परदादा और परदादी से 1/8। बाकी पूर्वजों के 1/16 गुणों का संक्रमण या स्थानांतरण होता है। अब इसे नेक्स्ट पेज पे बताते हैं। माता पिता, दादा दादी, यहाँ परदादा दादी, यहाँ अन्य। यहाँ मिलते हैं बच्चे को 1/2 गुण, इनसे मिलते हैं 1/4, इनसे 1/8 और इनसे 1/16। जो बच्चा होता है उसे माता पिता से वंशानुक्रम के द्वारा कितने मिलते हैं गुण? 1/2। और दादा दादी से कितने मिलते हैं? 1/4। परदादा दादी से कितने मिलते हैं वंशानुक्रम के दौरान? 1/8। और अन्य जो हमारे उससे पहले के पूर्वज हैं उनसे कितने मिलते हैं? 1/16। कह देते हैं ना कभी कभी कि ये बच्चा तो इस चीज़ में अपने दादाजी पे गया है, या अपनी दादी पे गया है, या अपनी मम्मी पे गया है, या अपने पापा पे गया है। तो वो क्या जो गुण हैं वो क्या हैं? वंशानुक्रम के द्वारा हमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित हो रहे हैं। तो माता पिता से कितने मिलते हैं? 1/2। दादा दादी से 1/4, परदादा दादी से 1/8 और अन्य जो हमारे उससे पहले के पूर्वज हैं उनसे कितने मिलते हैं बच्चे को? 1/16। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ये है हमारा मूल विजाणु बीज कोशीय निरंतरता का सिद्धांत। यह सिद्धांत किसने दिया था? तो यह सिद्धांत दिया था आपका बीजमैन ने। क्वेश्चन आ जाता है मूल विजाणु का सिद्धांत किसने दिया? तो किसने दिया? बीजमैन ने। निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया? तो किसने दिया? बीजमैन ने। या आपका बीज कोशीय सिद्धांत किसने दिया? तो यह भी आपका बीजमैन ने ही दिया है। इस सिद्धांत के अनुसार वंशानुक्रम में मूल विजाणु या बीज कोष आने वाली हर पीढ़ी में एक ही रहता है। वैज्ञानिक तथ्यों के अभाव में इस सिद्धांत को नकार दिया गया है। यह कहा गया है इस सिद्धांत में कि वंशानुक्रम में जो मूल विजाणु होता है, मतलब वंशानुक्रम की वजह से क्या होता है, हमें कुछ ऐसी योग्यताएं हैं या कुछ ऐसे गुण हैं जो हमारे पूर्वजों से प्राप्त होते हैं, और इसी वंशानुक्रम में ये जो बीज कोष है ये हर पीढ़ी में एक जैसा रहता है। जैसे 1 to 5 एक नंबर होता है, वो मुझे ठीक से याद नहीं है, यहाँ पे भी 1 to 5, ये जो है सभी पीढ़ी में एक सा ही रहता है। क्या? ये बीज कोष और मूल बीजाणु। ठीक है, लेकिन वैज्ञानिक तथ्य हमारे पास पूरी तरह से
कंप्लीट नहीं है, हमारे पास जो साक्ष्य हैं वो इनकम्प्लीट हैं, जिस वजह से इस सिद्धांत को जो है नकार दिया गया है। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा प्रत्यागमन का सिद्धांत। कभी कभी कुशाग्र बुद्धि के माँ बाप की संतान मंद बुद्धि पैदा होती है, और सोरेनसन ने सपे ने एक अध्ययन किया और बताया कि माँ बाप के सहयोग से वंश सूत्रों इतनी संभावनाएं बनती हैं जिसमें कुछ गुण मंद बुद्धि तथा कुछ गुण कुशाग्र बुद्धि के होते हैं। इसलिए कुशाग्र बुद्धि के माँ बाप से मंद बुद्धि की संतान पैदा होती है और मंद बुद्धि के माँ बाप से कुशाग्र बुद्धि की संतान पैदा होती है। यही हमारा प्रत्यागमन कहलाएगा। अब मान लीजिए आपके माता पिता हैं, वो इंटेलिजेंट है, ठीक है, लेकिन आप कम इंटेलिजेंट हैं या मंद बुद्धि हैं, तो ये क्या हो गया आपका प्रत्यागमन का नियम। यहाँ समझें, जैसे माता पिता हैं वो हो गए तेज दिमाग में, और जो बच्चा है वो जो है दिमाग में कम है, या फिर माता पिता दिमाग में कम है लेकिन बच्चा तेज है। तो इन्होंने यही कहा है यहाँ पर कि कुशाग्र बुद्धि के माँ बाप की संतान मंद बुद्धि पैदा हो सकती है और मंद बुद्धि के माँ बाप की संतान कुशाग्र बुद्धि पैदा हो सकती है। उन्होंने बताया कि माँ बाप के सहयोग से वंश सूत्रों की इतनी संभावनाएं होती हैं। नेक्स्ट बेस और अच्छे से बताएंगे कि माँ बाप के सहयोग से वंश सूत्र होते हैं तो उनकी इतनी संभावना होती है। अब इसमें जो कुछ गुण हैं वो मंद बुद्धि के होंगे, कुछ गुण जो हैं कुशाग्र बुद्धि के होंगे, जिस वजह से ऐसा नहीं कि अगर आपके माता पिता तेज बुद्धि के हैं तो उनका बच्चा भी तेज बुद्धि का होगा, वो कम बुद्धि का भी हो सकता है। और अगर आपके माता पिता कम बुद्धि के हैं तो ऐसा नहीं है कि बच्चा भी कम बुद्धि का होगा, वो भी तेज बुद्धि का हो सकता है। और यह देखा भी गया है। और यह किस वजह से होता है? यह होता है जो वंश सूत्र होते हैं उसमें कुछ गुण तेज बुद्धि के होते हैं और कुछ गुण मंद बुद्धि के होते हैं, जिस वजह से प्रत्यागमन हो जाता है कि मंद बुद्धि माता पिता की संतान तेज बुद्धि की पैदा हो जाती है और तेज बुद्धि माता पिता की संतान मंद बुद्धि पैदा हो जाती है। यही क्या है? आपका प्रत्यागमन का सिद्धांत है। नेक्स्ट चलते हैं संयोग का नियम। यह नियम क्या कहता है? इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे का लिंग निर्धारण तथा उसमें संक्रमित गुणों की संभावना वंश सूत्रों के सहयोग पर निर्भर करती है। लड़का होगा या लड़की होगा, या उसमें जो गुण हैं वो कितने हैं, यह किस पर निर्भर करता है? वंश सूत्रों के संयोग पर निर्भर करता है। जैसा कि अभी मैं प्रत्यागमन के सिद्धांत में भी बता चुकी हूँ कि वंश सूत्रों की वजह से ही बालक जो है तेज बुद्धि का भी हो सकता है और मंद बुद्धि का भी हो सकता है। और इसी वंश सूत्र की वजह से बच्चा लड़की भी हो सकता है या फिर लड़की भी हो सकती है। और उसमें कितने गुण संक्रमित होगा ये भी वंशा सूत्र पे ही डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट है आपका भिन्नता का नियम। तो इस सिद्धांत के अनुसार गर्भाधान के दौरान माँ बाप के जागृत या व्यक्त गुण ही अगली पीढ़ी में दिखेंगे और जो सुप्त हो जाएंगे वह माँ बाप में तो दिखेंगे पर बच्चे में नहीं दिखेंगे। इस भिन्नता का नियम कहा जाएगा क्योंकि बच्चे में कुछ होंगे जो माँ बाप में नहीं होंगे। यह सिद्धांत कहता है कि गर्भाधान के दौरान माँ बाप में जो जागृत गुण होंगे वो तो आने वाली अगली पीढ़ी में दिखेंगे, लेकिन जो गुण सुसुप्त होंगे वो आने वाली पीढ़ी में नहीं दिखेंगे। इसे ही भिन्नता का नियम कहा जाएगा।
बच्चे में कुछ गुण ऐसे होंगे जो उसके माँ बाप में नहीं दिखेंगे, और यही क्या है आपका भिन्नता का नियम। अब न्यूमैन, फीमैन और हॉलजिंगर, ये 3 मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने जो है जुड़वा बच्चों पर अध्ययन किया। इन्होंने किस पर अध्ययन किया था? तो इन्होंने 19 जुड़वा समान बच्चों का अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि रूप रंग में काफ़ी समान होने के बावजूद इनकी बुद्धि लब्धि में 1/24 तक का अंतर था, जो वातावरण के प्रभाव को दिखाता है। ऐसा नहीं है कि बालक पे वंशानुक्रम का असर पड़ता है, बालक पर वंशानुक्रम से ज़्यादा असर वातावरण का पड़ता है। आप उसे जिस तरह के एटमॉस्फेयर में रखेंगे, बच्चा वैसे ही एटमॉस्फेयर में रह के चीज़ों को सीखेगा। इसीलिए बच्चे को अच्छे से अच्छा वातावरण देने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वातावरण का एक बच्चे पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। और ये सीटेट का कॉन्सेप्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि बच्चे पे सबसे ज़्यादा असर किसका पड़ता है। तो वो जो बच्चे पे सबसे ज़्यादा असर पड़ता है वो किसका पड़ता है? वातावरण का। अब मान लीजिए एक माता पिता हैं जो कि चोर हैं। मैं नॉर्मली बात बता रही हूँ आपको। एक बच्चा है जिसके पेरेंट्स जो हैं चोरी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बच्चा भी चोर ही बनेगा। अगर उस बच्चे को अच्छा एटमॉस्फेयर दे दिया जाए तो वो आगे जाके अपना समाज में एक योगदान देगा जो नैतिक मूल्य या सामाजिक मूल्य की दृष्टि से उचित होगा। तो यहाँ पे इन्होंने इसी बात को कहा है कि बच्चे पे सबसे ज़्यादा जो असर पड़ता है वो किसका पड़ता है? वो वातावरण का पड़ता है। एक मूवी भी थी, मुझे अब उस मूवी का नाम तो याद नहीं आ रहा, काफ़ी पुरानी मूवी है। तो उसमें क्या होता है कि उसका जो बच्चा होता है वो जो है किसी और एटमॉस्फेयर में चला जाता है। मतलब वो बच्चा जो है एक चोर के घर चला जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बच्चा पुलिस बनता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो असर करता है वो क्या करता है? वातावरण। अब नेक्स्ट है हमारा गाल्टन महोदय जी। गाल्टन महोदय ने भी जो अध्ययन किया वो जुड़वा बच्चों पर किया। उन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला कि अलग अलग समय पर पैदा हुए भाई बहन जुड़वा बच्चों की बुद्धि लब्धि में इतना बड़ा भी अंतर नहीं था कि वंशानुक्रम के प्रभाव को वातावरण पर हावी करता हो। उन्होंने कहा कि वंशानुक्रम का प्रभाव जुड़वा बच्चों तथा अलग अलग पैदा हुए भाई बहनों में लगभग एक जैसा था, पर अलग अलग क्षेत्रों में सफल होना वातावरण पर आधारित है। इन्होंने कहा कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं, चाहे वो भाई बहन हो या कोई भी, अलग अलग समय पर पैदा होने के बावजूद भी उनकी बुद्धि लब्धि में जो अंतर था वो ज़्यादा नहीं था। ठीक है। उसके बावजूद भी इन्होंने कहा कि इन बच्चों को अलग अलग वातावरण में रखा गया, जिससे क्या हुआ कि ये अलग अलग क्षेत्र में भी ये अलग अलग क्षेत्र में भी सक्सेस हुए। उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न वंशानुक्रम नहीं था, उसका रीज़न था वातावरण। तो बच्चे पर वंशानुक्रम का असर पड़ता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो असर पड़ता है वो गाल्टन महोदय जी ने यहाँ पर यही बताने की कोशिश की है, वो पड़ता है बच्चे पर वातावरण का। अब नेक्स्ट है हमारा कुमारी बुर्क। कुमारी बुर्क का जो अध्ययन था वो जैविक माँ बाप तथा गोद लेने वाले माँ बाप पर आधारित था। उन्होंने एक निष्पक्ष अध्ययन किया और बताया कि वही वातावरण मिलने के बावजूद बच्चे जैविक माँ बाप के मार्गदर्शन में गोद लेने वाले माँ बाप की अपेक्षा ज़्यादा सफल होते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि वातावरण का प्रभाव नगण्य नहीं होता।
क्योंकि कैरियर निर्माण के दौरान वातावरण का प्रभाव दोनों ही परिस्थितियों में लगभग एक जैसा ही रहता है। इसलिए वंशानुक्रम और वातावरण के प्रभाव को 80 और 20 के अनुपात में रखा। इन्होंने क्या किया कि 2 तरह के पेरेंट्स पर रिसर्च करी, एक जो जन्म दिया जिन्होंने और एक वो जिन्होंने गोद लिया। लेकिन बच्चा किसके मार्गदर्शन में सक्सेस हुआ? उन्होंने कहा कि जो बच्चे को जन्म देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एटमॉस्फेयर जो है उसका प्रभाव नगण्य हो जाता है, क्योंकि कैरियर निर्माण में वातावरण का प्रभाव जो है दोनों पर लगभग एक जैसा ही रहता है। इसलिए उन्होंने वंशानुक्रम और वातावरण के प्रभाव का जो अनुपात बताया वो कितना बताया? उन्होंने वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव 80 और 20% बताया। यहाँ जितने भी आपके ये वंशानुक्रम और वातावरण से रिलेटेड आज आपने टॉपिक क्लियर करें, उनमें वंशानुक्रम और वातावरण में वातावरण का प्रभाव बच्चे पे सबसे ज़्यादा बताया गया। कैरियर निर्माण में भी व अन्य क्षेत्रों में भी बालक पर वातावरण का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसमें वंशानुक्रम और वातावरण के ये जो नियम हैं, ये चारों नियम इम्पोर्टेंट है आपके। ये चारों आपको पता होने चाहिए कि जैव सांख्यिकी का नियम किसने दिया था? तो किसने दिया था? लैमार्क ने। अर्जित गुणों के वितरण का नियम किसने दिया था? वो दिया था आपका मैकड्यूगल ने। अवितरण का नियम किसने दिया था? वीजमैन ने। मूल बीजाणु की निरंतरता का नियम किसने दिया था? तो वो किसने दिया था? आपका वीजमैन ने। अब इसमें आपका ये वाला अर्जित गुणों के अवितरण का नियम, अर्जित गुणों के वितरण का नियम, ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं। साथ ही आपका मूल बीजाणु की निरंतरता का सिद्धांत और ये आपका प्रत्यागमन का सिद्धांत, ये इम्पोर्टेंट है कि ऐसा नहीं है कि मंद बुद्धि माता पिता की संतान मंद बुद्धि ही होगी, वो तेज बुद्धि या कुशाग्र बुद्धि भी हो सकती है। और कभी कभी तेज बुद्धि माता पिता की संतान भी कम बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। संयोग का नियम में क्या कहा गया है कि वंश सूत्र की वजह से बच्चे के लिंग का निर्धारण होता है या उसमें कितने गुण संक्रमित होंगे। यह किस पर डिपेंड करता है? यह डिपेंड करता है आपका वंश सूत्र पर। अब भिन्नता का नियम क्या कहा गया है? भिन्नता का नियम में भी यही कहा गया है कि गर्भाधान के दौरान जो माता पिता हैं उनमें जो जागृत गुण हैं, व्यक्त गुण हैं, वो तो अगली पीढ़ी में दिखाई देंगे, लेकिन जो सुषुप्त गुण हैं वो बच्चे में दिखाई नहीं देंगे। ये तीनों में क्या कहा गया है? न्यूमैन, फीमैन और हॉल्डिंगर, आपका गाल्टन और आपका लास्ट है कुमारी बुर्क। इसमें कुल मिलाकर बात किसकी की गई है? वातावरण की। वंशानुक्रम का तो बालक पर प्रभाव पड़ता ही है, लेकिन वातावरण का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि ये चीज़ आपको इसमें भी क्लियर हो गई होगी। 2 तरह के पेरेंट्स होते हैं, एक जो बच्चे को एडॉप्ट करते हैं, एक वो जो बच्चे को जन्म देते हैं। जो बच्चे को जन्म देते हैं उनके मार्गदर्शन में बच्चा ज़्यादा सक्सेस होता है, लेकिन इससे ये नहीं कि वातावरण का प्रभाव नगण्य हो जाएगा, क्योंकि कैरियर निर्माण में, कैरियर बनाने में दोनों पर ही वातावरण का प्रभाव एक जैसा ही रहता है, क्योंकि वातावरण में दोनों ही स्थितियां बच्चे के लिए एक जैसी रहती हैं, चाहे वो जन्म देने वाले माँ बाप हों, चाहे गोद लेने वाले माँ बाप हों। उन दोनों ही बच्चों के लिए एक जैसी परिस्थितियां वातावरण में मौजूद होती हैं। और ये आज का टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। आज ये है सीटेट की हमारी 6th क्लास थी।
और CTET की 5 क्लासेस ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड हैं, आप वहां जाके देख सकते हैं, साथ ही आप नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है।